ओला के सीईओ भवेश अग्रवाल ये भी चाहते हैं कि देश में यूथ 70-70 घंटे हफ्तों में काम करे। और जब इनसे खुद पूछा गया कि ये कितना काम करते हैं तो देखिए इनका क्या कहना था। I work 20 hours a day, 7 days a week. मतलब फेंकने की भी हद होती है। मुझसे लिख कर ले लो, ये बात झूठ है। ओला के सीईओ भवेश अग्रवाल ऑनलाइन पेमेंट्स और मेगा आईपीओ के बेताज बादशाह, पेटीएम से विजय शेखर शर्मा, बायजू रविंद्रम, बायजूस के बादशाह, भारत पे के को फाउंडर असनीर ग्रोवर, रितेश अग्रवाल, ओयो के बादशाह। एक समय दुनिया भर में ओयो छा रहा था, इसके पीछे इन्हीं का हाथ था। ये सभी लोग जिनका मैंने नाम लिया, ये सभी लोग अपने अपने इंडस्ट्रीज के बेताज बादशाह हुआ करते थे, लेकिन आज इनका बैंड बाजा बज रहा है इनकी ओवर कॉन्फिडेंस और हेकड़ी की वजह से। इन 5 लोगों में से मैंने ओयो के रितेश अग्रवाल का भी नाम लिया, पर अभी तक वे इनमें शामिल नहीं हुए हैं। रितेश अग्रवाल भी इन लोगों के नाम में से शामिल हो सकते थे, लेकिन फिर बाद में उनकी अकल ठिकाने लग जाती है और वो ओयो को बचाने में लग जाते हैं। हालांकि प्रॉब्लम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, पर बाकियों के हालातों से ओयो के हालात अभी ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक्स के सेल घट रहे हैं और लोगों के कंप्लेंट्स बढ़ रहे हैं, शेयर प्राइस टूट रहे हैं, ग्राहकों का गुस्सा बढ़ रहा है। किसी के स्कूटर पर खुद ही आग लग रही है तो कोई शोरूम में जाकर आग लगा रहा है। इनके स्कूटर्स बिक नहीं रहे और इनके पास एम्प्लॉयज टिक नहीं रहे। आखिर क्या है इन बादशाहों के डाउनफॉल के पीछे का कारण, जानेंगे पूरी सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ओला के सीईओ भवेश अग्रवाल से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप दिन में कितने काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं दिन के 20 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम करता हूं। I work 20 hours a day, 7 days a week. इस बात को लेकर ध्रुव राठी ने भी अपने एक वीडियो में इन्हें रिप्लाई करते हुए क्या कहा था, इस क्लिप को एक बार आप देखिए। भवेश अग्रवाल जी, क्या आप खाना खाते हुए, नहाते हुए और हफ्ते हुए भी काम करते हो? नहीं, 7 दिन 20 घंटे काम करने का मतलब यह है कि बाकी सारी चीजों के लिए आपके पास दिन में सिर्फ 4 घंटे बचे, और मिनिमम 4 घंटे तो सोने के लिए भी चाहिए होते हैं। और 2 घंटे का पॉडकास्ट करने का टाइम कैसे निकाल पाया? क्या पॉडकास्ट करते करते भी नीचे छुपके से अपने पैरों से टाइपिंग कर रहे हो कंप्यूटर पर? जरा आप ही सोचिए कि एक इंसान आखिर पूरे दिन में कितने घंटे तक काम कर सकता है। ओला के सीईओ भवेश अग्रवाल चाहते हैं कि उनके यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं वे हफ्ते के 70 घंटे काम करें, यानी कि दिन के 10 घंटे। अब जरा आप ही सोचिए कि किसी वर्कर के लिए हफ्ते में 70 घंटे तक लगातार काम करना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और यही एक वजह है जिस वजह से इनका कंपनी में एम्प्लॉयज टिकते ही नहीं है, लोग छोड़ कर जा रहे हैं। क्योंकि आपको सोने के लिए, बाकी कामों के लिए भी तो समय चाहिए। पैसे पैसे करके आप अपनी जिंदगी को तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। चलो मान लेता हूँ कि पैसे जरूरी होते हैं जिंदगी जीने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी ही जीना भूल जाओ पैसों के लिए। तो ओला के डाउनफॉल के पीछे ये एक बड़ा रीजन है, क्योंकि वर्कर्स टिकते ही नहीं है इनके पास। एम्प्लॉयज जब टिकेंगे ही नहीं तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? नंबर 2, इनकी जल्दबाजी। दरअसल ओला कंपनी को हर बात की इतनी ज्यादा जल्दबाजी होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि ओला कंपनी के S1 और S1 Pro 2 स्कूटर हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओला ने इन दोनों ही स्कूटर्स को 0 लेवल से नहीं बनाया है। 2021 में एक डच कंपनी थी इंटरगो, जिसे इन्होंने एक्वायर किया था। दरअसल उस कंपनी के पास ऑलरेडी बना बनाया स्कूटर था, तो ओला ने सोचा कि हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, इनके पास से स्कूटर खरीद लेते हैं और इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। अब दरअसल बात ये होती है ना कि ये जिस कंपनी की तरफ से स्कूटर खरीदकर इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का सोच रहे थे, दरअसल वो कंपनी थी नेदरलैंड की। इन्होंने उस कंपनी से स्कूटर खरीद के इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का तो जरूर सोचा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आखिर इंडियन रोड पर वो स्कूटर्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे, इंडियन टेम्परेचर पर वो स्कूटर्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे। दरअसल ओला इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीद कर अपने टैग के साथ, अपने ब्रांड के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के बारे में सोचता है, तो वो कंपनी ये भी जरूर सोचेगी कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार करने चाहिए, ये इंडियन मार्केट में किस तरह से परफॉर्म करेगा। बट ओला ने ज्यादा इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। बस ओला ने तो शॉर्टकट अपना लिया। इन्हें हर चीज की जल्दबाजी होती है, जो करना है जल्दी जल्दी करो, देर कर ही नहीं सकते। और इस चक्कर में कुछ चीजों पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। बस स्कूटर की बैटरी थोड़ी सी बड़ी कर दी, थोड़ा सा पावर इंक्रीज कर दिया, और फीचर्स तो ऐसे ऐसे बता दिया जो इंडियन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। अब जब इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो लोग तो अट्रैक्ट होंगे ही ना। तो लोगों ने इस स्कूटर को खरीदने का भी मन बना लिया। एक और चीज, उन्हें पेट्रोल से भी तो आजादी मिल रही थी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है।
तो पेट्रोल से भी आजादी मिल रही है। और स्कूटर लॉन्च होने से 1 महीना पहले ही 5 लाख से भी ज्यादा बुकिंग हो गई। और 5 लाख से ज्यादा बुकिंग होना इनके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी, क्योंकि ओला की टैक्सी पहले से ही मार्केट में फेमस थी। ओला की टैक्सी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों ने ओला के पर्सनल ऐप को भी डाउनलोड कर रखा है। तो जैसे ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया तो उसके बाद जिन लोगों ने ओला के ऐप को डाउनलोड कर रखा था उनके पास इन्होंने मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने मैसेज भेजकर बोला कि अगर आप ओला के व्हीकल खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको फ्री राइड मिलेंगे, यहाँ तक कि 499 रुपए में आप इसे बुकिंग भी कर सकते हैं। और यही एक वजह थी जिस वजह से 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसकी बुकिंग कर ली। अब जब इतने सारे लोगों ने स्कूटर की बुकिंग की है तो इन्हें प्रोवाइड तो करनी ही होगी ना। अब इतने सारे लोगों ने स्कूटर बुकिंग की है, सारे लोगों तक स्कूटर प्रोवाइड भी करनी थी इन्हें। पर अब समस्या ये आ रही थी कि इतने सारे स्कूटर इन्होंने बनाई ही नहीं थी, इनके कंपनी के पास अभी तक इतने सारे स्कूटर थे ही नहीं, तो ये लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। और इस वजह से जो डिलीवरी का डेट था वो आगे बढ़ता गया, 1 से 2 महीना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यहाँ तक कि 10-10 महीने तक लोगों को डिलीवर नहीं करवाया गया। जिस वजह से अगेन यार लोगों का ओला कंपनी के ऊपर गुस्सा ज्यादा ही बढ़ने लगा, लोग ओला कंपनी को हेट देने लगे। इन सब के अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पे ओला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया था तो उस टाइम पे ओला ने S1 और S1 Pro लॉन्च किया था। और यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर ओला कंपनी S1 की सीरीज लॉन्च करता, S1 Pro की सीरीज लॉन्च करता तो ज्यादा मेहनत लगते, ज्यादा एफर्ट्स लगते, टाइम भी ज्यादा लगता। और लोगों ने इतने सारे बुकिंग कर रखा था कि लोगों तक डिलीवरी करने में इन्हें ऑलरेडी लेट हो रहा था। जिस वजह से क्या हुआ, अब ये लोग अगर अलग अलग सीरीज में लॉन्च करते, S1 की एक सीरीज अलग होती, S1 Pro की एक सीरीज अलग करते, तो इन्हें ज्यादा मेहनत लगती, ज्यादा समय लगता। और लोग इंतजार कर नहीं रहे थे क्योंकि लोगों को ऑलरेडी वेट करते करते 7-8 महीने हो चुके थे। तो लोग सोच रहे थे कि अगर बुकिंग करवा ही लिया है तो फिर अब प्रोवाइड भी कर दो, और अगर प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर बुकिंग क्यों करवाया। तो यहां पर ओला ने फिर से दोबारा शॉर्टकट ले लिया। ओला ने क्या किया, सेम हार्डवेयर के साथ इन्होंने दोनों ही स्कूटर को मर्ज कर दिया। सेम हार्डवेयर के साथ दो अलग अलग स्कूटर लॉन्च कर दिया दोनों साइड से। एक साइड S1 जाने लगा और एक साइड S1 Pro जाने लगा, पर दोनों में हार्डवेयर तो सेम ही था, बस S1 Pro में थोड़े से फीचर्स ज्यादा बढ़ा दिया गया। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि ये तो सेम ही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन्होंने क्या कहा कि अरे कोई बात नहीं, जो S1 की स्कूटर है उसमें भी हम थोड़ा सा सुधार कर देंगे, जो फीचर्स S1 Pro में मिल रहा है वो फीचर्स हम फ्री में इसमें ऐड कर देंगे और फ्री में देने की बात कर देते हैं। यानी कि जब लोगों को पता चला, जब लोगों ने सवाल उठाया कि यार तुम तो एक ही चीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर इन्होंने यही कहा कि जो S1 है कोई बात नहीं है, हम S1 को Pro में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि अपडेट कर देंगे Pro में। तो शुरू से ही यहाँ पर जुगाड़ चलाया जा रहा है। जरा सोचिए इनकी कितनी जल्दबाजी है। इसके अलावा इन्होंने स्कूटर्स को स्मार्ट बनाने के चक्कर में इतना स्मार्ट बना दिया कि भाई चाबियां ही गायब कर दी स्कूटी की। यानी कि जो मीटर आता था ना, मीटर कंसोल के ऊपर आपको वहीं पर टैप करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि टच प्लेट था, अगर आप लॉक करो स्कूटर को, टच करके लॉक करो, आपको स्कूटर के जो भी फंक्शन करने हैं आप टच करके कर सकते हैं, लाइक ए मोबाइल स्क्रीन। आप वहां पर टच करो, अपना सारा काम करो। बाद में क्या होने लगा, प्रॉब्लम यहाँ पर आने लगी कि वो जो टच प्लेट था वो सही से काम नहीं करने लगा, इनका ऐप भी सही से काम नहीं करने लगा। अगर सपोज दैट कोई बंदा उस स्कूटर को लेकर कहीं गया है, स्कूटर उन्होंने लॉक करके रखी है तो हैंडल लॉक है, अब लॉक होता कहां से, चाबी तो है नहीं भैया, वो मीटर जो कंसोल आता है वहीं से लॉक होता है। उसने लॉक किया, अब अगेन यार वो ऐप और वो मीटर कंसोल काम ही नहीं कर रहा है। सोचो आपका टच अगर काम ही ना करे तो फिर आप कैसे उसको अनलॉक करेंगे, जरा सोच कर देखिए। अगर आपके पास कोई पुराना पेट्रोल स्कूटर है और अगर आपका स्कूटर लॉक हो जाए, अगर स्टार्ट ना हो, तो आपके फ्रेंड उसे धक्का लगाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप इस स्कूटर को धक्का भी लगाकर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास चाबी नहीं है और ये स्कूटर बिना चाबी के हैंडल लॉक भी ओपन नहीं कर पाएगा। तो जरा सोच कर देखिए कि स्मार्ट बनाने के चक्कर में इसे इतना स्मार्ट बना दिया कि लोगों को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखने को मिलने लगी। उसके कुछ टाइम के बाद जब इन्होंने अपडेट किया तो अपडेट मॉडल में इन्होंने चाबी लॉन्च किया कि चाबी तो दिया, लेकिन वो चाबी दिया सबसे लो मॉडल में, यानी कि जो टॉप मॉडल का था स्कूटर उनमें तो चाबी दिया ही नहीं। यानी कि अपडेट भी किया तो सबसे लो मॉडल को अपडेट किया। जरा सोच कर देखो। तो ये दूसरे नंबर की प्रॉब्लम थी जिस वजह से ओला डाउनफॉल में जाने लगा। नंबर 3 की अगर बात करें तो जब ओला ने स्कूटर लॉन्च किया तो उससे पहले ओला ने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि कितने सारे सर्विस सेंटर है और कितने सर्विस सेंटर की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि ओला ने अपने स्कूटर्स को बेच तो दिया पर सर्विस सेंटर उस मायने में था ही नहीं, उतने सर्विस सेंटर थे ही नहीं जितने में लोगों को सुविधाएं मिल सके। इनको लगा कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें क्या ही दिक्कत आ सकती है, छोटे मोटे दिक्कत आएंगे हम तो ऐसे ही सॉर्ट आउट कर देंगे, इसकी क्या जरूरत है। और इस वजह से इन्होंने सर्विस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसे सर्विस में लगाने चाहिए थे वो पैसे इन्होंने सेल्स में लगाया और भी ज्यादा मात्रा में स्कूटर्स को बेचा। और इनकी किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम तक इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन उस वक्त नहीं मिलती थी तो नहीं मिलती थी।
बाद में इतने सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आने लगे कि मैं आपको बता दूं, अगर ये 40,000 स्कूटर बेच रहे हैं, यानी कि अगर 40,000 लोगों को स्कूटर बेच रहे हैं तो 80,000 लोगों की शिकायत आ रही है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, दरअसल ये जो ओला के स्कूटर्स है ये ज्यादातर या तो गरीब लोग खरीदते हैं या फिर मिडिल क्लास वाले खरीदते हैं। अमीर लोग तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वे जहां भी जाएंगे कार से जा आ सकते हैं। अब ये खरीदने वाले हैं गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग। अब आप सोच कर देखिए, अगर इन लोगों के स्कूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जहां भी ट्रेवल करेंगे 3-4 दिन तक, जितना भी दिन ठीक करने के लिए लगेगा, तो इन्हें बस में जाना होगा या फिर किसी और चीज में जाना होगा, उसमें तो अलग से किराया लगेगा। ये तो खैर छोड़ ही दो, पर अलग से इनका जो स्कूटर का EMI चल रहा होता है वो तो अलग से चल ही रहा होता है। ये मुसीबतों का सामना भी कर रहे हैं, मुसीबत को झेल रहे हैं, और ऊपर से इन्हें सर्विस भी जल्दी प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि सही मायनों में सर्विस सेंटर है ही नहीं। तो जरा सोच कर देखिए, ऐसे गरीब इंसान की अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपने स्कूटर लॉन्च क्यों किया। और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते ही नहीं है, सॉल्व तो करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 2-2, 3-3 महीने टाइम लगते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, किसी इंसान ने किसी तरह से पैसे जुगाड़ करके स्कूटर खरीदा है, और अगर उसके प्रॉब्लम आने के बाद भी 1-2 महीने तक उन्हें वेट करना पड़े तो क्या फायदा ऐसे स्कूटर्स लेने के। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैंने आपको बताया कि कुछ लोग तो ओला के ऊपर ट्विटर पर आकर गुस्सा दिखा रहे हैं, कुछ लोग ओला के शोरूम के सामने आकर गाना गा रहे हैं। मुझको सजा दी ओला ने, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि शोरूम में ही आग लगा रहे हैं, और कहीं कहीं तो गाड़ियों पर खुद ही आग लग जा रहा है। नंबर 4, दरअसल जब आप आमतौर पर किसी कंपनी के पास स्कूटर खरीदने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि स्कूटर बनाने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, स्कूटर बेचने के लिए उन्होंने डीलर को दे रखा है, स्कूटर में जो सर्विस करवाई जाती है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन ओला ने यहाँ पर गलती क्या की, ओला ने सोचा कि मैं खुद ही स्कूटर बनाऊंगा, खुद ही बेचूंगा और सर्विस भी खुद ही करूंगा। सर्विस सेंटर पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा सर्विस की जरूरत पड़ती कहाँ है, और अगर छोटी मोटी दिक्कत आएंगी तो देख लेंगे। और इसी वजह से लोगों को टाइम पर सर्विस नहीं मिलने लगा, जिस वजह से लोगों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ने लगी। नंबर 5, अगर आप इंडिया में रहकर कोई गलती करते हैं और अगर सामने वाले से कहते हैं कि माफ कीजिएगा गलती हो गई, आगे बार से ऐसी नहीं होगी, हम गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो शायद सामने वाला आपको माफ भी कर दे। लेकिन इनकी तो अलग ही हैकड़ी थी। जब इनके पास प्रॉब्लम आ रही थी तो ये कहते थे कि अरे यार आग लग गई तो क्या हो गया, हर स्कूटर में आग लगती है भाई, लग गई तो लग गई। जरा देखो इस बंदे की रवैया क्या थी। मतलब सोच सकते हैं भवेश अग्रवाल, ओला के CEO, अगर इस तरह से अपने कस्टमर के साथ बात करे तो डाउनफॉल में कंपनी क्यों नहीं जाएगी। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि अगर आज ओला कंपनी डाउनफॉल की तरफ जा रही है तो इसके पीछे का यही कारण है, इनकी हेकड़ी और ओवर कॉन्फिडेंस। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके साथ ऐसा कोई भी हादसा हुआ है क्या, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ओला कंपनी के बारे में ये सारी जानकारियां पसंद आई है, ओला के डाउनफॉल के बारे में आपने कुछ जाना है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। जय हिंद, जय भारत।